हाउ टू क्रैक कोस्ट गार्ड एग्जाम्स लाइव वेबिनार आपके लिए अतुल सर एंड वनीता मैम के गाइडेंस में आपको ये वेबिनार मिलेगी संडे 26 दिसंबर 11 AM को। तो जरूर अटेंड करें और एग्जाम को क्रैक करने के स्पेसिफिक पॉइंट्स आप यहाँ पर देखेंगे। मच या मैनी को लेकर के हमने स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ लिया था। मच या मैनी को लेकर के हमने स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ लिया था और वो पॉइंट हमने पढ़ा कि मच जो होता है वो केवल अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है और मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए लगता है। ये पॉइंट कर लिया था कल हमने, है ना। मैनी काउंटेबल के लिए और मच अनकाउंटेबल के लिए। क्या पॉइंट बताया था मैंने, बताया इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट। कल मैंने क्लास खत्म की थी तो उस वक्त मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट बताया था। क्या बताया था? मच और मैनी को लेकर के एक स्पेसिफिक पॉइंट मैंने बताया था। वो क्या बताया था बताओ? सब्जेक्ट की तरह होता है, तब ऑब्जेक्ट की जगह यूज नहीं होता। वेरी गुड, है ना। मच या मैनी का एक स्पेसिफिक पॉइंट जो मैंने बताया था वो मैंने कहा था कि मच या मैनी हमेशा सब्जेक्ट बन करके आता है, ऑब्जेक्ट बन करके नहीं आता। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट बन करके आए तो एज, टू या हाउ का यूज इसके साथ होना कंपल्सरी है ना। जैसे शी हैज टू मैनी फ्रेंड्स, उसके पास जरूरत से ज्यादा दोस्त है। टू मैनी, तो टू मैनी करेक्ट होता है। आई डोंट हैव टू मच मिल्क, ये इंग्लिश गलत है। आई हैव मच मिल्क, समझ में आ रहा है? तो आई डोंट हैव टू मच मिल्क, यानी कि आई हैव मच। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना भाई। मेरे पास जरूरत से ज्यादा मिल्क नहीं है, इसका क्या मतलब है कि भाई मेरे पास कुछ तो मिल्क है, मेरे पास कुछ तो मिल्क है। तो क्या आएगा? आई डोंट हैव टू मच मिल्क तो गलत है, आई हैव मच मिल्क। मतलब डोंट और टू को मिला करके सेंटेंस पॉजिटिव करेंगे, आई हैव मच मिल्क। माइनस माइनस प्लस, पर लिखेंगे कैसे? आई डोंट हैव टू मच मिल्क, ऐसे करके लिखेंगे। हाँ, कोई क्वेरी हो तो पूछो, क्वेश्चन हो तो पूछो। ये पॉइंट समझ में आया क्या? मैं अगेन रिवाइज कर रही हूँ कि मच या मैनी जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट बन करके आता है, ऑब्जेक्ट बन के नहीं आता। अगर ऑब्जेक्ट बन करके आए तो उसके पहले सो, टू या हाउ का यूज होना जरूरी होता है। क्लियर क्या? नेक्स्ट आ जाए पॉइंट। मैनी के डबल कॉन्सेप्ट को लेकर के समझ लेते हैं। मैनी एक एडजेक्टिव है। मैनी के साथ में अगर ए या एन लग रहा है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। मैनी के साथ में अगर ए या एन लग जाए तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि मैनी के बाद अगर ए या एन लगे तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये प्लूरल है, नहीं क्या सिंगुलर है, नहीं, ये हमेशा प्लूरल ही रहेगा चाहे इसके बाद ए या एन लगे तब भी। मैनी अ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट या मैनी अ सोल्जर वॉज किल्ड। क्या इसका ये मतलब है कि एक सैनिक मारा गया? नहीं, इसका भी यही मतलब है कि बहुत सारे सैनिक मारे गए। लिखने का तरीका भले ही अलग अलग है लेकिन मतलब वही कहता है कि बहुत सारे सैनिक मारे गए। अभी देखना, मैनी अ मैन हैव बीन किल्ड इन द वॉर। मैनी अ मैन, अब अ मैन कर दिया, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे आदमी ही हैं, पर लिखने का तरीका अलग हो चुका है। पर मैनी अ मैन के साथ हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज आएगा। वर्ब सिंगुलर करेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न उतारो, एक ये पैटर्न उतारो। ठीक है, तो मैनी अ मैन हैज बीन किल्ड इन द वॉर।
कई सारे सैनिक वॉर में मारे, मैनी अ मैन हैज बीन किल्ड, तो अ मैन के साथ हैज बीन किल्ड कर रहे हैं, लेकिन इसी सेंटेंस को प्लूरल में लिख करके दिखाओ मुझे, मैनी, इसी को प्लूरल में लिख करके दिखाओ, कैसे लिखेंगे, मैनी मेन, MEN। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर वाला एक पर्सन और नीचे वाला बहुत सारा, नहीं, लिखने के तरीके दो हैं पर मतलब क्या है, एक ही है, प्लूरल ही है। लिखो मैनी अ मैन हैव बीन किल्ड, लिखो हैव बीन किल्ड इन द वॉर। many men have been killed in the war. There are many books on grammar. अब यहाँ पर देखना many books, many books का मतलब क्या है, कई सारी बुक्स। अभी हमने पढ़ा कि मच और मैनी जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन करके नहीं आता है, उसके पहले सो एज या टू आए, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं। इट या देयर से जब सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो वो इंट्रोडक्टरी का काम करता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग करता है, तो अपना सब्जेक्ट जो होता है वो अपने बाद में रखता है। तो देयर आर मैनी बुक्स ऑन ग्रामर, ग्रामर पर क्या है, कई सारी किताबें हैं। देयर आर मैनी बुक्स ऑन ग्रामर, ग्रामर पर कई सारी किताबें हैं। समझ में आ गया, मैनी बुक्स ऑन ग्रामर। मैनी का मतलब होता है कई सारे, सेवरल का मतलब क्या होता है, मोर देन टू, सेवरल का मतलब क्या होता है, मोर देन टू बट नॉट मैनी। सेवरल का मतलब होता है मोर देन टू बट नॉट मैनी। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, मतलब वेराइटी। समझ में आ रहा है, तो वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, वेराइटी, काउंटेबल। मैनी, सेवरल, वेरियस या फ्यू भी बात कर ले तो किसके लिए लगते हैं, फॉर मोर देन टू और फॉर प्लूरल फॉर्म, हमेशा प्लूरल के लिए लगते हैं। वेरियस, मैनी, सेवरल कभी सिंगुलर नहीं होते, हमेशा प्लूरल काउंटेबल होते हैं। लिख ले। और इसका जो पोजेशन होता है, लिखो, वो देयर होता है, THEIR, देयर। इसका जो पोजेशन होता है वो देयर होता है, THEIR। ठीक है, तो ये प्लूरल होते हैं। एग्जाम्पल देखना, आई हैव रेड सेवरल बुक्स ऑन गांधी जी, मैंने कई सारी किताबें गांधी जी पर पढ़ी है। तो क्या जा रहा है यहाँ पर, सेवरल बुक्स ऑन गांधी जी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स फॉर स्टडीज। वेरियस मतलब क्या होता है, विभिन्न। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, है ना, वेरियस सब्जेक्ट्स, विभिन्न सब्जेक्ट्स। काउंटेबल के सेंस में लगता है वेरियस, कभी अनकाउंटेबल नहीं लगता। मोर देन टू प्लूरल होता है ये, ठीक है। और पोजेशन इसका किससे लगता है, देयर से, THEIR, देयर से लगता है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में मच और मैनी आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव होता है तो मच या मैनी ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा, एफर्मेटिव में सीधा ऑब्जेक्ट बन करके नहीं आता है, एज, टू या मैनी लगता है। अभी ये स्पेसिफिक पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव होता है तो मच या मैनी ऑब्जेक्ट बन करके आ सकता है। करेक्ट है, करेक्ट, समझ में आ गया। देखो कैसे है, डू यू हैव मच मनी, क्या तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं, विद यू या ऑन यू। तो डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास, अब मैं कहूं आई हैव मच मनी, मेरे पास ज्यादा पैसे, ये सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव है। और एफर्मेटिव में मच मनी गलत है ना, सो मच मनी कह दो, टू मच मनी कह दो। लेकिन अभी यहाँ पर क्या कह रहा है कि डू यू हैव मच मनी, तो ये ऑब्जेक्ट है सीधा सीधा,
पर सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। तो हमारा ये स्पेसिफिक पॉइंट कहता है कि मच या मैनी जो है ऑब्जेक्ट बन करके आ सकता है, कब, जबकि सेंटेंस कैसा हो, या तो इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो। क्लियर? तो ये नोट कर लें आप पॉइंट। अगर यहाँ पे टू मच आ जाए तो सही है, हाँ तब भी सही है वो, तब भी सही है। पहले था जैसे आई डोंट हैव हाँ टू मच मिल्क, आई हैव, तो सेंटेंस पॉजिटिव निकल रहा है कि आई हैव, मेरे पास ज्यादा दूध है। इसका क्या मतलब है, आई डोंट हैव टू मच मिल्क, मेरे पास जरूरत से ज्यादा दूध नहीं है। हाँ तो नेगेटिव है ना, मतलब फिर वो सही होना चाहिए। भाई नेगेटिव में अगर केवल मच मिल्क भी लिखते हैं तो सही है, आई डोंट हैव मच मिल्क भी लिखूं तो भी क्या है, करेक्ट है। कहने का मतलब है कि नेगेटिव सेंटेंस में मच या मैनी ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, इंटरोगेटिव में भी मच या मैनी ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। पर एफर्मेटिव में आए तो जरूरी है कि उसके आगे सो, एज या टू लगे। आप चाहो तो हिंदी में लिख लो इसको, अगर आपको यहाँ पर ये वाली लैंग्वेज नहीं चाहिए तो जैसे मैं बोल रही हूँ उसको लैंग्वेज पैटर्न पे हिंदी में लिख लें, या एज यू फील कंफर्टेबल, जैसे भी आपको सही लगे आप लिख सकते हैं पॉइंट को, कि मच या मैनी ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर नहीं आता है एफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर आए तो उसके पहले एज, टू या मैनी का यूज होता है। दूसरा पॉइंट, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में मच या मैनी ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर आ सकता है, ठीक है, चाहे उसके आगे एज, मच या टू का यूज नहीं भी हो तो भी वो गलत नहीं है। और पूछो, क्लियर हुआ मैंने क्या बोला जो, कि नहीं हुआ? दीप्ति क्लियर हुआ? हाँ मैम क्लियर। ऑल बाकी ठीक है। आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, अब ये तो ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है ना भाई। आई डोंट हैव टू मेनी फ्रेंड्स या आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, दोनों ही करेक्ट है। चाहे तो लगा दे भी ठीक है, नहीं भी लगाए तो अकेला मेनी फ्रेंड्स भी करेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। और यही तो पॉइंट बोला मैंने कि अगर नेगेटिव होता है तो मच या मेनी सीधा ऑब्जेक्ट बन करके आए तो गलत नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट, ऑल। ऑल के बाद अगर दैट क्लॉज आता है तो वो एक सिंगुलर नाउन को डिनोट करता है। ऑल के बाद अगर दैट क्लॉज आए, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स, हर वो चीज जो चमकती है, इज नॉट गोल्ड, सिंगुलर वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट, ऑल के बाद ऑफ, प्रोनाउन, जैसे ऑल ऑफ देम, उनमें से सब, ऑल ऑफ द बॉयज। ऑफ के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है या नाउन आ रहा है तो हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है। क्लियर? और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ऑल के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आ सकता है, जैसे ऑल माय, माय ऑल कभी नहीं होता, ऑल माय फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? यह एग्जाम्पल लिखो, ऑल माय फ्रेंड्स, कभी माय ऑल फ्रेंड्स नहीं होता। या तो लिखो ऑल माय फ्रेंड्स या लिखो ऑल द फ्रेंड्स। ऑल के बाद द लग सकता है, माय लग सकता है, पर दोनों साथ नहीं लगता। ऑल माय फ्रेंड्स हो सकता है, ऑल द फ्रेंड्स हो सकता है, लेकिन पोजेशन कहाँ लगता है, पोजेशन कहाँ पर लगता है, ऑल के बाद में लगता है, ऑल माय होता है, ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल द फ्रेंड्स। ठीक है? नेक्स्ट, अगर हम ऑल की बात कर रहे हैं तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसके बाद भी ऑल लग सकता है। जैसे हम यहाँ पर लिखे वी ऑल आर फ्रेंड्स, वी ऑल आर फ्रेंड्स, इस लाइन मतलब समझ में आ रहा है? आप देखो, वी ऑल और ऑल माय, अंतर देखना क्या है। वी ऑल आर फ्रेंड्स यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के तो ऑल कहाँ लगता है, बाद में, और पोजेशन के ऑल कहाँ लगता है, पहले। यस, और ऑल के बाद में पोजेशन और द कभी साथ साथ नहीं आता, ये एरर आती है, माय ऑल करके, ऑल वी करके एरर आती है। समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिस में मिलेंगे आपको ये सेंटेंसेस, तो वहां अलर्ट रहना ये कैसे होता है। पर्सनल प्रोनाउन के तो पहले आता है और पोजेशन जो होता है वो ऑल के बाद में आता है। समझ में आ रहा है?
ऑल के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ऑल के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, समझ में आ रहा है? ऑल के बाद अगर कोई नाउन, जैसे ऑल तो दोनों के लिए लगता है, ऑल द वाटर भी करेक्ट है, ऑल द बॉयज भी करेक्ट है, पर अगर ऑल द बॉयज है तो वर्ब को प्लूरल कर दो, ऑल द बॉयज आर, और अगर ऑल द वाटर है तो उसको वर्ब को सिंगुलर कर दो, ऑल द वाटर इज। क्या पता पड़ा क्या बोला मैंने? ठीक है, तो मच या मैनी के स्पेसिफिक रूल्स हमने कर लिए कि ये ऑब्जेक्टिव में आता है, करेक्ट, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसके पर्टिकुलर रूल्स चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने किया ऑल के स्पेसिफिक रूल्स करें कि ऑल का यूज कैसे होता है। एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। नेक्स्ट, ऑल की तरह ही बोथ को लेकर के बात कर लेते हैं। बोथ का क्या कंसेप्ट है? बोथ के बाद में द लगता है या माय लगता है, या तो लिखेंगे बोथ द फ्रेंड्स या लिखेंगे बोथ माय फ्रेंड्स, पर कभी भी आर्टिकल और पोजेशन साथ साथ नहीं लगता है, आर्टिकल और पोजेशन साथ नहीं लगता। बोथ द फ्रेंड्स या बोथ माय फ्रेंड्स, या तो लिखेंगे बोथ द फ्रेंड्स या लिखेंगे बोथ माय फ्रेंड्स। क्लियर? दोनों में से एक चीज लगेगी, साथ साथ नहीं लगता है कभी भी। बोथ अकेला भी आ सकता है, अकेला अकेला आएगा तो ये प्रोनाउन होगा, काउंटेबल है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन, दो इंडेफिनिट प्रोनाउन बन के आएगा। बोथ आर माय फ्रेंड्स, तो ये तब यहाँ पर काम करेगा प्रोनाउन का। और अगर बोथ के बाद आपने बोथ बॉयज कर दिया, बोथ द फ्रेंड्स, बोथ फ्रेंड्स कर दिया, तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। बोथ दोनों में लगता है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, तो मैंने पीछे नाउन लेकर के एग्जाम्पल दिया आपको। लेकिन अगर आपने जैसे बोला बोथ आर फ्रेंड्स, वो दोनों दोस्त हैं, तो अभी ये बोथ तो क्या है? प्रोनाउन है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। 7 ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो दोनों पर लगता है, काउंटेबल पर भी लगता है, अनकाउंटेबल पर भी लगते हैं। लिखवाए थे मैंने, ये स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया था। ऑल, सम, एनी, नो, इनफ, अ लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ। अ लॉट ऑफ भी करेक्ट है या लॉट्स ऑफ भी करेक्ट है, दोनों पे लगता है, ठीक है। मोस्ट वर्ड दोनों पे लगता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों पे लगता है, इन द सेंस कि काउंटेबल पे भी लगता है, अनकाउंटेबल पे भी लगता है। जब हम सिंटेक्स के रूल करेंगे तो उसमें ध्यान रखना, सम ऑफ भी आएगा, मोस्ट ऑफ भी आएगा, दोनों आएगा, और ये दोनों पे लगता है, दोनों पे लगता है। सम ऑफ वाटर भी करेक्ट है, सम ऑफ द बॉयज भी करेक्ट है, मोस्ट ऑफ द वाटर भी करेक्ट है, मोस्ट ऑफ द बॉयज भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। जैसे ये देखो, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई और मोस्ट ऑफ द मैंगो, मोस्ट ऑफ द मैंगोज, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अकेला मोस्ट जो होता है ना, ये अपने पहले कभी आर्टिकल नहीं लेता। कब? जब वो अपने पीछे सीधा नाउन ले ले। ये डिग्री नहीं है, ध्यान रखना। एक तो आपने देखा, एक तो लिखो द मोस्ट इंटेलिजेंट, एक तो लिखो द मोस्ट इंटेलिजेंट। ये क्या है भैया? सुपरलेटिव डिग्री। क्या ये? सुपरलेटिव होती है ना, है ना। तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये अपने पहले द ले रहा है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। लेकिन एक मोस्ट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देगा। तो अगर मोस्ट के बाद बर्ड्स लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब उसके बाद नाउन आ रहा है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये एडजेक्टिव है। तो मोस्ट जब एडजेक्टिव बनता है तो अपने पहले आर्टिकल नहीं लगता। काफी सारे बच्चे मोस्ट के आगे आंख बंद करके द लगाते हैं, गलत है। लगाओ इसके आगे, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, क्रॉस लगा दो। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, मोस्ट ऑफ द मैंगो, मोस्ट ऑफ द मैंगो,
एक ही मैंगो का मोस्ट पार्ट, यानी मैंने आपको कहा ना मोस्ट काउंटेबल भी लेता है, अनकाउंटेबल भी लेता है, सिंगुलर भी लेता है, प्लूरल भी लेता है, सब लेता है। मोस्ट और सम सभी के लिए एप्लीकेबल है। मोस्ट ऑफ द मैंगो मतलब एक ही मैंगो का ज्यादातर हिस्सा, और मोस्ट ऑफ द मैंगोज मतलब बहुत सारे मैंगोज का ज्यादातर पार्ट, ठीक है। बट बोथ द केसेस में ये आर्टिकल नहीं लेंगे, नो आर्टिकल, ध्यान रखना ये आर्टिकल नहीं लेता है, इसका आर्टिकल आता है एग्जाम में। देन कॉन्सेप्ट क्या चलता है सम ऑफ और मोस्ट ऑफ का, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ये सीधा कॉन्सेप्ट चलता है। अगर मैंगो एक ही है तो वर्ब सिंगुलर, मैंगोज बहुत सारे हैं तो वर्ब प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर नाउन, इसी सिंटेक्स का रूल है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ये सिंटेक्स का रूल है। तो आएगा आपके आगे, ये बता चुकी हूं मैं। ओके, डिग्री को एक बार देख लेना। ये फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट के क्वेश्चंस हमने डिस्कस भी किए थे पहले भी क्लास में। फ्यू का मतलब इस क्लास में कुछ बच्चे हैं, उस क्लास में उससे कम है तो फ्यूअर, उस क्लास में सबसे कम फ्यूएस्ट, इस क्लास में कम पानी है तो लिटिल, उस क्लास में उससे कम है तो लेस, सबसे कम है तो लीस्ट। और मैनी और मच अनकाउंटेबल और काउंटेबल होता है, पर दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सेम चलता है। अच्छा, लेस का लेसर क्या होता है, कम महत्वपूर्ण। लेसर एक इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था, कम महत्वपूर्ण के सेंस में। इसके बाद जो है अदर एंड अनदर। अदर जो होता है हमेशा अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है, और अनदर हमेशा अपने बाद सिंगुलर नाउन लेता है। लिखो यहाँ पर, अदर हमेशा अपने बाद प्लूरल नाउन लेगा, लेकिन अनदर हमेशा अपने बाद सिंगुलर नाउन लेता है। लिख लिया? She is to face, another. इज़ार एम के साथ अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो नोटिस होता है। आई एम टू ब्रिंग, मुझे लाना है। आई एम टू वॉक, मुझे चलना है। आई एम टू राइट, मुझे लिखना है। शी इज टू कम, उसे आना है। दैट्स सिंपली ए नोटिस। बट व्हेन वी टेक एन ऑब्लिगेशन, अगर हम बाध्यता के सेंस में जाते हैं, बंधन, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटरी काम करते हैं, तो हैज टू या हैव टू। आई हैव टू वॉक 5 किलोमीटर्स डेली इन द मॉर्निंग, मुझे तो रोज सुबह 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। आई एम टू गो दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है। आई हैव टू गो दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट थिंग, don't you have other dresses? हाँ, हो गया। अदर ड्रेसेस, ड्रेसेस क्या जाएगा? प्लूरल। अदर के बाद हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा। और अदर ड्रेसेस, अप्लाई और अदर हैंड, यानी अदर जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना सिंगुलर के साथ भी लगता है। लिखो अदर का, जनरली अदर के बाद द अदर हैंड करो। अच्छा, या तो योर लगेगा या द लगेगा। लिखो यहाँ पर, अदर के साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगता है, लेकिन अगर द अदर आ जाए तो वो सिंगुलर नाउन लगता है। लिखो यहाँ पर, ये अदर का कॉन्सेप्ट लिखना। अदर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है, लेकिन द अदर आ जाए तो वो अपने बाद सिंगुलर नाउन लेता है। अब या तो द आएगा या पोजेशन आएगा। मैंने क्या कहा, दोनों साथ साथ है। अप्लाई द अदर हैंड और अप्लाई योर अदर हैंड, दोनों में से एक चीज लगेगी। अनदर हमेशा सिंगुलर होता है, अनदर अपने बाद कभी प्लूरल नहीं लेता। अनदर इज यूज्ड हमेशा, और अदर के लिए द अदर लगाओ। यहाँ पर अदर के लिए द अदर लगाओ, द अदर, अदर के आगे द लगाओ। द अदर इज यूज्ड सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ओके, इल या बैड का कंसेप्ट मैंने समझा दिया था आपको। क्या बताया था? इल क्या होता है? एडवर्ब होता है, और बैड जो होता है वो एडजेक्टिव। ये समझाया था मैंने आपको, है ना, ये कर चुके हम। नोबडी लाइक्स इल मैनर्ड बॉयज, इसका क्या मतलब है? बॉयज क्या है? नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने वाला मैनर्ड वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब।
और nobody likes bad manners में manners क्या है noun और bad क्या है उसका adjective। तो ये फर्क ध्यान रखना कि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब लेंगे और अगर नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो एडजेक्टिव लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर इल की बात कर रहे हैं तो शी इज इल करके लिखे तो ये करेक्ट होता है। शी इज इल ये बताया था पॉइंट शायद है ना, लिखो इसको, उस समय शायद तुम लोग ही थे। देखो शी इज इल वो बीमार है, ये करेक्ट होता है तो हालांकि प्रोनाउन की क्वालिटी और काम किसका कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट फॉर्म से आए तो ये सही होता है, इसके पीछे नाउन नहीं आना चाहिए। वेरी गुड, हाँ ये बताया था पॉइंट में कि शी इज इल करके अगर अकेला आता है तो ये सही होता है, भले ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी है। अगर मैं इसको लेकिन अगर मैं कहूँ इल मदर बीमार माँ तो ये गलत है ना। बीमार मदर बोलना है तो क्या बोलेंगे, सिक मदर, है ना, सिक मदर बोलेंगे। तो nobody likes bad manners क्या है, सही है। नेक्स्ट मैम अगर इल बाद में लगे तो मदर के तो सही है ना, बाद में मदर कैसे, इज इल वो पॉइंट तो मैंने बताया ही है ना। वो शी इज इल के जगह माय मदर इज इल कर दो तो अभी देखो इल क्या है, शी क्या है, प्रोनाउन है और या तो सब्जेक्ट क्या है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो माय मदर इज इल या शी इज इल, इन बोथ द केसेस इल इज हियर ट्रीटेड एज एन एडजेक्टिव बट एक्चुअली इट इज एडवर्ब, है ना। अब एडजेक्टिव की तरह ही तो है ये, देखो ना आप यहाँ पर नाउन या बीमार किसको बता रहा है, या तो शी को बता रहा है या मदर को बता रहा है, मतलब या तो प्रोनाउन को बता रहा है या नाउन को बता रहा है, मतलब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला ये काम एडजेक्टिव का कर रहा है यहाँ पर कब कर सकता है, जब वो अकेला आए। पीछे जाकर के अगर अकेला इल या वेल आता है तो वो एडजेक्टिव का काम कर सकता है, तब सही है। पर कभी भी वेल बॉयज इल मदर नाम की इंग्लिश नहीं होती है, नाउन के आगे लग कर के आए तो गलत है, नहीं समझे। ये तो पता ही था। अरे नहीं क्या होता है, क्या पीछे सुनाई नहीं कभी, क्या पीछे पीछे प्यार से तो सेम ही होता क्या हिज मदर इज क्या है, मैंने कहा इल मदर नाम की इंग्लिश गलत है। और नीचे वाले होता है टेक केयर ऑफ हिज एलिंग, मैंने अभी ये देखो ये कहाँ ध्यान है, ये लिखा ना मैंने, यही तो बताया मैंने अभी, वो प्रिंटेड फॉर्म पे है, ये रिटन फॉर्म पे है, इतना ही फर्क है। मैं पहले ही लिख चुकी थी, स्लाइड अगली होती। अरे मैं ये इसका मतलब पूछ रहा था एलिंग का, किसका? एलिंग एलिंग का मतलब पूछ रहे हो, एलिंग का मतलब बीमार, ठीक है। मदर की क्वालिटी अगर एलिंग या सिक मदर करते हैं तो करेक्ट, नाउन के आगे लगना करेक्ट है, पर इल को आप डायरेक्ट आगे नहीं लगा सकते। हाँ इंडिपेंडेंट फॉर्म पे पीछे रख सकते हो, ही इज इल ही इज वेल नाम से इंग्लिश सही है इसकी, ठीक है। यस सब एडजेक्टिव्स आर यूज्ड ओनली इन एट्रीब्यूटिव पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, देख लेना क्या कह रहा है ये। कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो केवल एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर आते हैं, मतलब हमेशा इनके पीछे नाउन का आना कंपल्सरी है, कभी अकेले नहीं आते ये, समझ में आ रहा है। कभी ऐसी इंग्लिश नहीं होती शी इज माई एल्डर, शी इज माई एल्डर, भाई एडजेक्टिव अकेला भी तो आता है, शी इज गुड, शी इज वेल, शी इज पढ़ा भी है मैंने, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज
कोई भी, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज टॉल, कोई भी क्वालिटी हम एडजेक्टिव को अकेला लेते हैं करेक्ट होता है, विदाउट नाउन, नाउन आगे आता है तब भी करेक्ट होता है। लेकिन इस तरह की इंग्लिश में ध्यान रखना, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं कभी अकेले नहीं आते, इंपॉर्टेंट इसके बाद नाउन का आना जरूरी होता है। जैसे एल्डर और एल्डेस्ट, एल्डर ब्रदर, एल्डेस्ट ब्रदर आना जरूरी है। लिव, लाइव, लाइव अकेला नहीं आता, लाइव पिक्चर, लाइव क्रिएचर्स, कुछ भी लाइव के बाद नाउन आना जरूरी होता है, अकेला कभी नहीं आता। मैं कहूं कि वो जिंदा है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज अलाइव, है ना। अब ये अंतर देखना आप एक बार कि लाइव वर्ड कभी अकेला नहीं आता और अलाइव वर्ड अपने पीछे कभी नाउन नहीं लेता। ये एडजेक्टिव्स के स्पेसिफिक रूल्स है। क्या क्या अलाइव का कह रहा मैं अभी अलाउ हुई कि नहीं? अलाइव का मतलब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बाद नाउन लेंगे ही लेंगे। लाइव के बाद नाउन आएगा, लिटिल कभी अकेला नहीं होता, अपने बाद नाउन लेगा। मियर, मियर का मतलब ओनली, कभी अकेला नहीं होता, मियर अपने बाद नाउन लेगा। शेयर मतलब बहुत ज्यादा, शेयर नाउन लेगा। चीफ अपने बाद नाउन लेगा। मेन, प्रिंसिपल, PAL हमेशा अपने बाद नाउन लेते हैं। क्या समझ में आ रहा है? ये वर्ड्स हमेशा अपने बाद नाउन लेते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल, ये वो प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का यहाँ मतलब होता है सिद्धांतों से मतलब होता है। ये स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना, PLE होता है। PLE, हाँ। एक मिनट, नाउन भी होता है एडजेक्टिव, ये PLE, एक मिनट, ये PAL सही है। PLE मतलब तो सिद्धांत होता है, PAL जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, पर स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है ना वो नाउन होता है। यहाँ एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। जो प्रधान, प्रधान के सेंस में, मेन, चीफ के सेंस में, ये एडजेक्टिव का काम करेगा और ये कभी अकेला नहीं आता, अपने बाद कंपल्सरी नाउन लेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, कभी अकेले नहीं आते। चीफ गेस्ट, चीफ जस्टिस हमेशा अपने बाद नाउन लेगा। मेन टारगेट या मेन प्रिंसिपल हमेशा अपने बाद एक नाउन लेगा, कभी अकेले नहीं आते। हम कब, अच्छा अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, वो देखना। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कभी अपने पीछे नाउन नहीं लेते, इनके पीछे नाउन आ जाए तो एरर है। उनमें क्या देखा आपने? अगर पीछे नाउन नहीं आए तो एरर है। ये कैसे होते हैं? इनके पीछे नाउन आ जाए तो एरर है। अफ्रेड बॉय नाम की इंग्लिश नहीं होती, शी इज अफ्रेड। अफ्रेड बॉय नाम की इंग्लिश गलत है। अफ्लोट मैन गलत है। अफ्लोट, अग्लो चमकता हुआ, अग्लो। अलाइव, शी इज अलाइव, शी इज अलाइव गर्ल नाम की इंग्लिश गलत है। अलोन, अस्लीप, शी इज अलोन, शी इज अस्लीप वो सोई हुई है। शी इज अलोन वो अकेली है। शी इज अलाइव वो जिंदा है। अग्लो चमकती हुई। अफ्रेड डरा हुआ। अफ्लोट तैरता हुआ। ये कभी भी अपने बाद नाउन नहीं लेते, ये अकेले एडजेक्टिव होता है और हमेशा प्रेडिकेटिव फॉर्म पर आता है। पहली बात प्रेडिकेटिव, कभी आगे नहीं आता, पीछे ही आता है। अफ्रेड को स्टार्टिंग में नहीं कर सकते आप, पीछे ही लेना पड़ेगा आपको इसको। और प्रेडिकेटिव, पीछे नाउन नहीं आएगा। तो अफ्रेड, ही इज अलाइव, ही वाज अलोन, ये वर्ड्स कभी अपने बाद नाउन नहीं लेते। लेकिन इन वर्ड्स को देखना एक बार कि एल्डर, एल्डर के बाद सिस्टर आना जरूरी है, वरना इंग्लिश ही गलत है। ये शी इज माई एल्डर बोलेंगे तो गलत है, ठीक है। मिश्रा इज चीफ गलत है, नाउन देना पड़ेगा पीछे, जरूरी है, ठीक है। मेन पर्पस, मेन के पीछे नाउन देना पड़ेगा, जरूरी है। ना आए नाउन तो एरर है। क्लियर? तो ये इनका ध्यान रखना, स्पेसिफिक पॉइंट है ये एडजेक्टिव का। नाउन जो है इसके आगे क्वालिफाई करने के लिए वर्ड होता है मच। मच का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। और ये इसके लिए काम करेगा एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई क्या करेगा? एडवर्ब। याद रखने का तरीका ध्यान रखना कि टू मच के बाद नाउन आता है। देखो याद रखने का तरीका भी बता रही हूँ आपको। एन के बाद एन आता है, टू मच नाउन, जैसे टू मच वाटर, टू मच, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना कि अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई टू करता है, और टू जो होता है वो एडवर्ब का काम भी करता है, और यहाँ पर आ रहा है तो एडजेक्टिव का काम भी करता है। मच दो काम करता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है।
ये ध्यान रखना। अगर ये टू मच करके आए तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा और ये नाउन को क्वालिफाई करके टू मच नाउन होगा। एम के बाद एन, याद रखने का तरीका याद रखना, एम के बाद एन। तो कहाँ टू मच लगता है, कहाँ मच टू लगता है। एग्जाम्पल देखना, अगर मैंने लिखा पेनफुल, अगर मैंने लिखा पेनफुल तो बताओ भाई क्या लगाऊं यहाँ पर, टू मच या मच टू? टू मच। पेनफुल क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पेनफुल दर्दनाक, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, और एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, ये आएगा मच टू पेनफुल। ही तो जाएगा आगे फिर। कहाँ पर? ही इज मच टू पेनफुल, वो कैसे हो सकता है? दैट इज होगा ना। क्यों? ही इज मच टू पेनफुल, मच टू पेनफुल फॉर अस। ये क्या मतलब? क्यों? ये कैसे हो सकता है? ये कैसा आएगा? नहीं, वो स्पोकन वाली में जोड़ा है। आप यहाँ पर किसी इंसिडेंट को पेनफुल क्यों बता रहे हैं? कोई पर्सन भी हो सकता है, किसी पर्सन के साथ कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी चीज को लेकर के पेनफुल हो सकता है, पर क्यों पेनफुल के लिए आप कोई नॉन लिविंग कोई पेनफुल बताएंगे क्या? लिविंग पेनफुल नहीं होता क्या? ऐसा होता है क्या? तो फिर तो ध्यान रखना कि नाउन को क्वालिफाई मच करता है, मच को टू करेगा, लेकिन अगर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा इरिटेबल होगा, वो पेनफुल कह सकते हैं, समझ में आ रहा है? कोई भी इरिटेबल एडजेक्टिव जो कि आपके फेवर में नहीं जाए तो उसको टू करेगा और टू को मच करेगा। क्लियर? तो टू मच और मच टू का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर देखा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।